आज हमारे बीच में जो शख्सियत तशरीफ़ लाए हैं वो हमारे भारत के ही नहीं, कह सकते हैं दक्षिणी एशिया के काफ़ी विख्यात शायरों में से एक हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नमस्कार करता हूँ सभी श्रोताओं को। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि हमारे दर्शकों ने बहुत इंतज़ार किया है आपके लिए, फ़राज साहब, शायरी क्या है? शायरी एक एक काल्पनिक पंक्तियाँ हैं जो हर इंसान जीना चाहता है, उसमें रहना चाहता है। शायद वो सपने हैं उनके। मेरा जवाब पूरा था। जी, बहुत खूब। फ़राज साहब, शायरी कहाँ से नाजिल होती है? कह सकते हैं कि अ, दिल से, तजुर्बे से, या मौजू हालातों से, कहाँ से नाजिल होती है शायरी? ऐसा कहना कुछ भी नहीं है, शायद सही नहीं, मेरे लिए तो शायद नहीं है। अगर मैं कहूँ टूटे दिल से तो ठीक नहीं होगा, या मैं कहूँ प्रेम से तो भी शायद ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है इसका कोई जवाब नहीं है कि शायरी या कविता या कोई भी लेखन कहाँ से जन्म लेता है। हालातों से लोग कहते हैं, पर मेरे मायने अलग है शायरी या कविता को लेकर। मतलब फ़राज साहब, आप कहना चाहते हैं कि शायरी कहाँ से निकलती है, इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं है। ठोस प्रमाण नहीं है। जी जी जी, बहुत खूब। अभी हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। फ़राज साहब, शराब और शायरी का क्या संबंध है? शराब और शायरी का संबंध तो कुछ भी नहीं है कहने को। मुझे लगता है कि जिनके पास, जो लोग दिमाग से अपने आप को खाली नहीं कर पाते, उनको शराब का सेवन करना पड़ता है शायद। वैसे मेरे हिसाब से खुदा से या भगवान से अगर हम चाहें एक ताल्लुकात बनाना, तो शायद ये मुकम्मल है कि उससे पूरा हो जाए। कईयों का शराब से पूरा होता है, तो मैं बुरा नहीं मानता। तो जी, बहुत खूब। लेकिन जहाँ तक हम देख पाते हैं कि हमारे हमारे दरमियाँ शायरों के बीच में शराब एक बहुत ही प्यारी चीज़ मानी जाती है। अ, तो उसके मामले में जैसा कि आपका कहना है कि आप उस संबंध में उतना कुछ नहीं कहना चाहते, या फिर आप कहना ही नहीं चाहते। मतलब शराब और शायरी के मायने वो दिमाग को एक आराम देने की परिस्थिति हो सकती है। शायद आदमी क्रिटिसिज्म से जूझ रहा हो और शराब पी के वो खुला महसूस करता हो, एक उड़तापन महसूस करता हो, मुझे लगता है। जहाँ तक मैं मानता हूँ फ़राज साहब की अ, आपका जवाब मैं समझ चुका हूँ। फ़राज साहब, एक चीज़ है, कह सकते हैं थोड़ी गहरी है ये, कि कागज़ और कलम के दरमियाँ जो रूह नाजिल होती है, वो रूह व्यक्ति के, या कह सकते हैं शायर के देह में से किस पुर्जे का इस्तेमाल करवाती है? मेरा मानना है दिल। बहुत ज़रा इसे विस्तार में बताइए। दिल से वो एक ऐसा पुर्जा है जो दिल से ही निकलता है। उसके कोई मायने नहीं है कि वो कैसे आना है, उस लेखन पन्ने पर कैसे आएगा, ये कोई बता नहीं सकता। कभी वो सुबह आता है, कभी 4 बजे आता है, कभी घंटों बीत जाते हैं पन्ने पे लिखते हुए और कुछ नहीं आता, कभी आ जाता है।
इसका कोई मायना या कोई प्रमाण नहीं है कि वो आता कैसे है, बस इसका यही मायना और प्रमाण है कि वो दिल से आता है। जी फराज साहब, बहुत खूब आपने इस बात को बयां किया और काफ़ी अच्छा महसूस कर पा रहा हूं मैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। एक अजीब सा दर्द है अंदर, जो कलम और कागज का है या उस खालीपन का है या जिंदगी के तजुर्बों का है या सबसे दूर भाग जाने का, मन में इच्छा का दर्द या पता नहीं। बहुत खूब। फराज साहब, आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल की तरफ हम रुख करेंगे, लेकिन उसी बीच हम फराज साहब से कहना चाहेंगे कि आपके मन में कोई सवाल ऐसा है जो उत्पन्न हो रहा है और जो एक जी जी संस्करण, जी मंटो साहब जब ग्रांट रोड पे रहते थे तो एक संस्करण मैंने पढ़ा, जो जब उसका सिग्नेचर या कहीं चिन्ह देखा नीचे तो आपकी थी कि मैं टूट जाता हूँ शीशे की तरह, बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ। जी बहुत बड़ी खूबसूरत लिखी है आपने। जी बहुत खूब। और मुझे ऐसा लगता है कि रोमांटिसिज्म की भी बथेरी कविताएं, दर्जनों कविताएं आपने लिखी, जी जी जी। तो आपका वास्ता इस तरफ कैसे आता है, रोमांटिसिज्म की तरफ? सबसे पहले तो फराज साहब, जिस प्रकार मैंने अपनी कह सकते हैं अपनी शायरियों में उन उन शब्दों को, उन फीलिंग्स को मैंने पिरोया है, वो एक अपने आप में अलग चीज़ हो सकती है कहने के लिए, लेकिन फराज साहब आपने जिस अंदाज में उसको अपने ओठों से बयां किया है उसका मैं क्या ही बोलूँ। अब बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के ये लिए आपके कि ही आपने लफ्ज़ हैं, ये तो खैर फराज मेरे साहब, आपने रोमांटिसिज्म की बात की मेरी शायरी में, मेरी लेखनी में, तो अ, बात ये है कि आप ये चीज़ महसूस कर पाते होंगे कि अक्सर फिल्मों में जब मुसाफिर या फिर कह सकते हैं कि कोई भी एक 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 व्यक्ति जब जाता है फिल्म देखने के लिए, तो उसमें नायिका जो होती है उससे कहीं ना कहीं प्रेम कर बैठता है और अपने आप को देखता है उस नायक की जगह। तो उस नायक को कह सकते हैं कि एक 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 शब्दों की गठरी जो जो मैं लिखता हूँ वो उसको पढ़कर वो नायक खुद को नायक समझ पाता है। क्या बात है, मेरा ये मानना है। क्या बात जी है, अब बहुत खूब समझ पाते हैं जी आप। जी। बट लेकिन तो मुझे लगता है कि काल्पनिकता से वो काल्पनिक चीज़ में रह जाना वो सुंदर विषय है, और मुझे लगता है आप बखूबी उस बात को जानते भी हैं। जी, जैसा कि फराज साहब, आप महसूस करते होंगे कि जब आप मुशायरों में बैठते हैं, आप गज़ल के बड़े बड़े समारोहों में जाते हैं, तो वहाँ पर आप देख पाते होंगे कि आपके सामने बैठे हुए मुसाफिर जो हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आप आप इस बात से क्या इत्तेफाक रखते हैं कि वो आंखें हैं क्यों बंद करते मैं हैं? इस बात से बड़ा ताल्लुकात रखता हूँ क्योंकि इंसानों के जीवन में इतना दुख या मैं कहूँगा गम है कि वो शायरी सुन के उसी में रह जाना चाहता है घंटों और घंटों, वो अपने आप को उस काल्पनिक पर्दे पे प्रस्तुत करना चाहता है कि
उस खुशी में वो शुमार हो या उसके साथ ये बीते कहीं ना कहीं और वो रह जाए उसी क्षण में क्या शायद। फराज साहब, आपकी बात को मैंने मुझे लगता है आगे बढ़ाया है बिल्कुल आपने वो जो मेरे दिल के कहीं कोने में जो बात थी आपने उसको बखूबी पेश किया है यहाँ पर, और उसके लिए मुझे लगता है कि ये कहना ज़रूरी है कि शायरों का जो दिल होता है वो कहीं ना कहीं एक एक धागे में ही पिरोया होता है। एक धागे से कह सकते हैं कि उनके बीच में जो संबंध होता है वो कहीं ना कहीं आपस का भाईचारे जैसा होता है। और मैं आपके खुद को मैं आपके बहुत करीब पाता हूँ। मैं भी आपको। जी जी। फराज साहब, हम अगले सवाल पर हम जाते हैं कि जी 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 बिल्कुल। वैसे जैसा कि आपसे जी वार्तालाप करके महसूस हो रहा है कुछ। जी, बहुत फराज साहब, आप काफ़ी अच्छे गायक भी हैं, जैसा कि मैं देख पाता हूँ कि मीर ताकि मीर की एक एक नज़म थी जिसको आप कृपया हमारे लिए गुनगुनाएं तो काफ़ी अच्छा महसूस होगा हमें और हमारे दर्शकों को भी। बोलकर जी, गाकर। मंजूर है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। क्या मेरे हिसाब से बात हमारा आखिरी लाइन में शायद गलत बोल गया हूँ। क्या कोई थी? बात नहीं, वो महसूस कर रहा था महसूस मैं। करने की बात है, जी बाकी जी कुछ जी। नहीं। फराज साहब, आजकल आप देख सकते हैं कि हिंदी फिल्मों का एक एक अलग ही चलन, एक अलग ही बोलबाला हमारे बीच, हमारे देश में चल रहा है। उस बीच में एक नए माहौल की उत्पत्ति हो रही है, एक नया माहौल पनप रहा है जिसमें हम देख सकते हैं बार डांस और पार्टीज़ का माहौल है। उस माहौल में एक बतौर शायर आप खुद को कहाँ पाते हैं? फिर से काफ़ी कठिन सवाल है ये। उस माहौल में जहाँ शराब है, शबाब है या फिर रंगीन चमक है, मेरा ऐसा मानना है कि जो शायरी, लेखन या कविताएं हैं वो कभी इसलिए नहीं बने कि वो शराब की महफिलों में काम आए, शबाब को जीतने के काम में आए, या फिर किसी लेखन को केवल प्रचार हो किसी शायर लेखक का या किसी का भी उसके काम में आए। वो उसके काम में आए जो एक किसान है, जो एक आम आदमी है, उसके काम आए और उसमें रह जाए और उसकी कल्पनाओं में रंग भरता हो। बस बनस्पत इसके कि ये पार्टीज़ का शौक़ रह जाए या मेरे कितने चाहने वाले बाहर रोडों पे खड़े हैं केवल इस वजह से क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है। वो उस दर्द को महसूस कर पाए, उस कविता को ले पाए अपने अंदर। ये ज़्यादा एक कलाकार की इज्जत अफजाई होगी या फिर एक कलाकार के लिए कलाकार को अच्छा महसूस होगा, मुझे लगता है। जी, बहुत खूब बयान मुझे किया लगता है आपने। आप इससे जी सहमत जी, होंगे। मैं सहमत हूँ और काफ़ी काफ़ी अच्छा आपने कहा है वक्तव्य। काफ़ी मेरे लगता है मेरे दर्शकों तक बात आपकी पहुँच चुकी है। फराज साहब, अब अपन अगले सवाल पर जाते हैं कि आप इस दौर को देखते ही होंगे कि जिस प्रकार पश्चिमी देशों में
कंप्यूटर का बोलबाला आजकल काफ़ी ज़ोरों पर है और हम देख पा रहे हैं कि भारत में भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग इस ओर खुद को बढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर जी जी जी, कंप्यूटर। तो आप क्या महसूस करते हैं कि वो दौर जब आएगा, जब कंप्यूटर एक आम चीज़ हो जाएगी, तो उसमें कलम कहाँ रहेगी? उस वक्त कलम का क्या वजूद होगा? कंप्यूटर के दौर में कलम, मुझे लगता है कहीं खो ना जाए। ये लगातार एक डर है जो मेरे मन में मुझे विचलित कर देता है कि हिंदुस्तान का युवा उस कलम को खो सकता है, या उस कंप्यूटर लैंग्वेज में कहूँ तो पता नहीं क्या है, पर उसमें वो खो सकता है और वो उसकी तरफ बहक सकता है। माने कि जैसे हमने अभी, आपने लेखन किया, कोई आपने कागज़ और कलम का इस्तेमाल किया लिखने के लिए, एक वक्त ऐसा आएगा जब वो कंप्यूटर की खट पर शायद, जितना मैं समझता हूँ, हो जाएगा और वो कल्पनाएं भी, उसमें आत्मा नहीं होगी शायद, और वो लेखक या हम जैसे लेखकों का अंतिम दौर होगा। और वो लैला मजनू की कहानियाँ, वो प्रेमचंद, वो सब गायब हो जाएगा, वो सब धूमिल हो जाएगा, वो सब शायद कंप्यूटर पे आ रहा होगा। आपका भी क्या ख्याल है? मैं ज़रूर जानना चाहूँगा इस पे। आपने बहुत खूब बताया है, मेरा भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ यही ख्याल है, लेकिन एक एक कलम की जो रूहानियत होती है, एक उसका उसका खुद की एक ज़ुबान होती है, मुझे लगता है कंप्यूटर उसको नहीं छीन पाएगा एक शायर से, मेरा ये मानना है। पुराने शायरों से नए शायर तो शायद कंप्यूटर पर ही पैदा होंगे। मुझे लगता है कि दौर जितना भी आगे बढ़ जाए, कलम की एक अपनी खुद की जुबान होती है, जो कहीं ना कहीं खुद बुलवाती है उस शायर से कि तो मुझे लगता है कि कंप्यूटर उस चीज़ पर ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाएगा। आपका क्या मानना है? पता नहीं। जी बहुत खूब। कृपया लीजिए। ये आपकी है पर मैं ले लूँ। हाँ जी बिल्कुल। धन्यवाद। क्या आपका क्या मेरा। तो आज हमारे बीच थे विख्यात शायर फराज साहब, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं।